हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फोनिक्स। दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और मैं एक BHMS स्टूडेंट हूँ SKRP मेडिकल कॉलेज इंदौर में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो अभी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो सर्च करते हैं, कंफ्यूज है। और वो ये होने वाला है कि BAMS और BDS में कंफ्यूजन। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ये सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, कोई चाहता है कि हम BDS करें यानी कि डेंटिस्ट बने, कोई चाहता है हम BAMS करें। तो आज का जो मेन हमारा जो मोटिव है वो है दोनों को वर्सेस में चेक करना कि क्या हमारे लिए बेटर रहेगा और क्या हम सही कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको प्रॉपर जानकारी दूंगा। एंड सबसे पहली चीज़, मैं इन दोनों में से कोई भी डिग्री में पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं BHMS की पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं दोनों में से किसी का बहुत ज़्यादा फेवर नहीं करूँगा, जो भी कहूँगा पूरा प्रॉपर कहने वाला हूँ। तो देखो गाइस, बात करें सबसे पहले BDS की। BDS होता है हमारा बैचलर ऑफ डेंटिस्ट एंड सर्जरी। अगर मैं इसके डिग्री की बात करूँ तो टोटल 5 ईयर्स की डिग्री ये है ना, 5.5 ईयर्स की। एंड अगर मैं BAMS की बात करूँ तो वो भी लगभग आपका 5.5 ईयर्स का डिग्री होता है। ठीक है, दोनों बैचलर डिग्री है। ठीक है, एंड रही बात मान्यता है ना, मान्यता की, तो देखो दोनों को सेम जो है वो रिस्पेक्ट मिलती है मार्केट में। जब आप आते हैं तो एज अ डॉक्टर आपको बुलाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा BDS के बारे में। देखो गाइस, BDS की अगर हम बात करें तो एक काफ़ी प्रेस्टिजियस और एक बहुत ही शानदार डिग्री मानी जाती है। वो होगी BDS की। ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है वो MBBS के बाद जब आप स्टूडेंट जब MBBS आपको नहीं मिलता है तो MBBS के साथ इसकी काउंसलिंग होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ जब आप BDS के बारे में देखते हो तो आप वही देखते हो कि MBBS और BDS की काउंसलिंग साथ हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू उस चीज़ की है ना, इसीलिए MBBS और BDS की काउंसलिंग साथ हो रही है ना। ऐसा भी तो हो सकता था ना कि MBBS और BAMS की काउंसलिंग साथ में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। BAMS को आयुष में रखा गया है। ठीक है, तो BDS में आपको अभी MBBS के साथ हो रही है, जो कि एक अच्छी डिग्री बनेगी वो आगे जाके। रही बात डेंटिस्ट की, अगर मैं बात करूँ तो आज आप जब केसेस देखते हो बहुत सारे लोग जो होते आप मतलब फ्रिक्वेंटली आप देखते हो कि दांत में दर्द हो रहा है या यहाँ पे दाढ़ में दर्द है। देखते ही है आप, आपके दादा दादी या यंग्स में भी, यंग पर्सन में भी ये चीज़ें काफ़ी देखने को मिलती है। तो वो उनके माइंड में जब क्लिक करता है ना, वो सिर्फ डेंटिस्ट का ही क्लिक करता है। और गाइस, अगर मैं इंडिया में बात करूँ, अगर डेंटिस्ट की पढ़ाई, तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा महंगी हमारे इंडिया में डेंटिस्ट की है नहीं है। ठीक है, जितना चार्ज आप आयुर्वेदा में देंगे उतना ही आप डेंटिस्ट में भी देंगे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप अर्निंग की बात करेंगे तो एज अ डेंटिस्ट आप कभी कभार MBBS से भी ज़्यादा कमा जाते हो, है ना। तो आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये हो जाती है। ठीक है, और डेंटिस्ट के बाद अगर मैं आपको एक और एडवांटेज बताऊं, वो ये होता है कि देखो, एक फ़ायदा बताता हूँ एज अ डेंटिस्ट, वो ये रहता है कि आपको MD करने का बहुत ज़्यादा डर नहीं है ना। लाइक MBBS जब हम करते हैं तो हमें ये चीज़ मेन होता है कि हमें MBBS के बाद MD करना होगा, है ना, तभी हम कुछ बेटर कर पाएंगे। लेकिन जब हम BDS की बात करते हैं तो BDS के बाद इतना ज़्यादा वो नहीं है कि हमें MD ही करना होगा, आप BDS करके भी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस में आ सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, यहाँ पर आप UPSC और MPPSC वगैरह में यहाँ पर पोस्ट BDS एज अ डॉक्टर डेंटिस्ट की काफ़ी निकलती है। डेंटिस्ट मतलब जो डेंटल ऑफिसर होते हैं या जो है ना मेडिकल ऑफिसर में आपकी पोस्ट रहती है, तो आपको UPSC में भी उसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये रही थी बात BDS की, है ना। और फिर बात करूँगा मैं आयुष की। देखो, आयुष काउंसलिंग की अगर मैं बात करूँ, यानी जब हम अब जब आयुर्वेदा पे आते हैं तो आयुर्वेदा हमारा पुराना प्रचलन चल रहा है इंडिया का, है ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा हद तक इंडिया ने उस पर जोर दिया है। तो हम आयुर्वेदा को भी किसी से कम नहीं मानते, है ना। बट आजकल क्या हुआ है कि जैसे जैसे कोर्सेज बढ़े हैं, स्टूडेंट्स की फ्रिक्वेंसी भी बढ़ी है, बहुत स्टूडेंट्स आने लगे हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कंपेयर करने लगते चीज़ों को, है ना। वो सोचते हैं यार हाँ आयुर्वेदा क्या करेंगे, कोई चूरन ले, मतलब समझ रहे हैं आप लोग क्या क्या उनकी सोच होती है इसके पीछे। वो यही होती है कि यार हम जब 3 लाख रुपए 1 साल के लिए देंगे तो क्या वो वर्थ इट होगा। तो गाइज देखो काफ़ी वर्थ इट होगा आपका, प्रॉब्लम नहीं है।
आपको बढ़िया 5.5 साल तक की आपकी डिग्री है, 1 साल की जिसमें इंटर्नशिप होगी। एंड अगर आप आयुर्वेदा कर रहे हैं और अगर आप प्रॉपर आयुर्वेदा की प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो बहुत आपको रिजल्ट मिलेगा, है ना, और आपको अच्छी प्रैक्टिस भी मिलेगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको जब आप आयुर्वेदा करते हो तो प्योर आयुर्वेदा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एलोपैथी में घुस गए या हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, नहीं। ठीक है, देखो पसीना आ रहा है, मैंने फ़ैन ऑफ किया है क्योंकि आप लोगों तक आवाज़ पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आयुर्वेदा एक 5 साल की डिग्री है जिसमें आपको पूरा 5 साल में आपको पूरी आयुर्वेदिक की मेडिसिन पढ़ाई जाएगी। एंड जो एमबीबीएस में पढ़ाते हैं आपके शुरुआत में वही सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है। ठीक है, ये मेन सब्जेक्ट्स के आपके होते हैं, बट जो आयुर्वेदा में होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, अब मेन डाउट स्टूडेंट्स का ये कि आयुर्वेदा करने के बाद हमारी सैलरी कितनी होती है। देखिए सैलरी तो मैं बताऊँ, मुझे खुद को एग्जैक्ट सैलरी नहीं पता क्योंकि मैं खुद एज अ होम्योपैथी पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना। एंड देखो हम जब हम एक डॉक्टर की बात करते हैं ना, तो एज अ डॉक्टर सैलरी आपके हाथ में होती है, आप इतना सैलरी बना सकते हो। ठीक है, चाहे वो डेंटिस्ट हो या आयुर्वेदा हो, है ना, आप एनीथिंग यू कैन चार्ज, है ना। बट वही चीज़ हो जाती है कि आप किस लिए काम कर रहे हो। ये जो एक हमारा जो पेशेंट है, जो हमारी एक जो ये हमारी जो टीम है, जो डॉक्टर्स की टीम है, इस फील्ड में जब आप कोई आता है तो वो इसीलिए आता है कि यार हमें किसी की सेवा करना है। सो बिफोर मनी हमारा जो मोटिव होना चाहिए वो एक होना चाहिए कि सेवा का भाव, है ना। लेकिन ठीक है, सेवा का भाव अपनी जगह है, लेकिन हर आदमी एक अपना मनी पर्पस प्रस्पेक्टस से भी आज पढ़ाई कर रहा है, सोचता है कि नहीं हमें कुछ अच्छा करना है लाइफ में। तो देखिए अगर मैं BAMS की बात करूँगा सैलरी की, तो मिनिमम सैलरी स्टार्टिंग अगर आप प्रॉपर होम्योपैथी करते हैं तो भाई 30 से 40,000 से 50,000 रुपीज़ मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी आपके क्लिनिक से आप उठा सकते हो, है ना, इजीली उठा सकते हो। और डॉक्टर्स लोग उठा रहे हैं, मैंने देखा है अपनी आंखों के सामने, कोई 2-2 लाख रुपए महीने, 3-3 लाख, 5-5 लाख रुपए महीने के डॉक्टर्स भी देखेगा इस आयुर्वेदा में, है ना। तो छोटी बात नहीं है ना। लेकिन अगर आप प्रॉपर आयुर्वेदा करेंगे तो आप काफ़ी दूर जा सकते हैं, है ना। दूसरी चीज़ ये देखो, ये वीडियो लंबा जाएगा लेकिन बहुत प्यारा वीडियो बना रहा हूँ मैं पूरा दिल से वीडियो बनाया है, आप देखना ज़रूर, है ना। वीडियो पूरा दिल से बना रहा हूँ, आप प्लीज़ देखना। और आज एप्रिन पहन के मुझे इसलिए बनाना पड़ रहा है वीडियो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद एप्रिन जब पहनते हैं ना तो शायद पब्लिक रुकती है वहाँ पर कुछ सेकंड के लिए। तो आई थिंक आपको रुकना है लास्ट तक और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और आयुर्वेदा के बारे में ही हम बात कर रहे थे कि आप इतनी सैलरी अर्न कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्त लोग जो होते हैं वो ये बोलते हैं भैया हमको आयुर्वेदा प्रैक्टिस नहीं करना है। अगर हम आयुर्वेदा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या फ्यूचर में हम हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं? तो ऑफ कोर्स भाई आप हॉस्पिटल्स में जा सकते हो एज अ ड्यूटी डॉक्टर, आप लोगों की काफ़ी वैल्यू करते हैं वहाँ पे। तो एज अ ड्यूटी डॉक्टर स्टार्टिंग सैलरी में बात करूँगा 25 से 30,000 के बीच में स्टार्ट होती है, जो मतलब एक ठीक अमाउंट होता है एक जब आप फ्रेशर एज ए मार्केट में उतरते हो। तो 30 से 35,000 के आसपास आपकी सैलरी होगी हॉस्पिटल्स में। एंड उसके बाद गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर भी आपके लिए पूरा खुला हुआ है। जब आप आयुर्वेदा के लिए एज अ आयुष ऑफिसर आप जब इंटर करते हैं तो MP की अगर हम बात करें तो MPPSC होती है, UPPSC होती है। जो सिविल सर्विस की जो एग्जामिनेशंस होती है वहाँ पे आप लोगों की काफ़ी संभावनाएं हैं। तो आप बहुत बढ़िया कर सकते हो आपकी लाइफ में जब आप अगर सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं। बाकी अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जब आप प्राइवेट प्रैक्टिस करें आप आयुर्वेदा की, है ना। एंड बहुत सारे दोस्त लोग ऐसा भी कहते हैं भैया हम आयुर्वेद करने के बाद क्या एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो भाई। देखो आप एलोपैथी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। एलोपैथी प्रैक्टिस सिर्फ MBBS स्टूडेंट्स कर सकते हैं, है ना। और ये हम लोगों को मानना होगा, ठीक है। अगर MBBS उन्होंने करा, इतनी मेहनत की है, आज इतना हार्डवर्क किया, तो हम उन्हें सैल्यूट करके उनके साथ कोऑर्डिनेट करें, है ना। ऐसा ना हो कि हम भी एलोपैथी कर रहे हैं वो भी एलोपैथी कर रहे हैं, तो भाई अगर वो और हम दोनों एलोपैथी कर रहे हैं तो लोग तो उनके पास ही ज़्यादा जाएंगे ना, ऑफ कोर्स, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा हार्डवर्क किया है, उन्होंने ज़्यादा केस देखे हैं आपसे एलोपैथी के। तो मेरे हिसाब से आपको नहीं जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये था आज का निष्कर्ष, ठीक है। सो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आपको यही सिलेक्ट करना चाहिए या यही सिलेक्ट करना चाहिए, दोनों फील्ड बेस्ट हैं, है ना। लेकिन कोई भी सिलेक्ट करो, बेस्ट दोनों, ठीक है। एंड रही बात BDS की, तो देखो BDS में थोड़ा चार्ज लगता है। जैसे आप प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको मशीन्स का थोड़ा सा खर्चा आएगा।
एक चीज़ शुरुआत में, उसके बाद आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रही बात आयुर्वेदा की, तो आयुर्वेदा में क्या होता है कि शुरुआत में आपको पेशेंट्स बनाना पड़ते हैं। वो एक टिपिकल एक आपके लिए एक जो है वो एक क्वेश्चन रह जाता है, ठीक है। तो आपको उस चीज़ पर ध्यान देना है, ठीक है। सो आज का वीडियो टोटल इस पर ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड डू कमेंट अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनी ऑफ द कोर्सेज, है ना। काउंसलिंग समझ नहीं आ रही बिल्कुल कमेंट करें, है ना। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ पर 1-to-1 इंटरेक्शन ज़रूर करें, ठीक है, जिसमें आपको 24 आवर्स आई विल बी देयर, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे अदर कॉलेजेस की काउंसलिंग के बारे में, ठीक है। थैंक यू।